नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए आज चुनावी नतीजे आ चुके हैं। झारखंड में 81 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। राजनीतिक लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण था और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं भाजपा अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा और उसके गठबंधन के सहयोगियों को एक तरीके से बड़ा झटका लगा था, उससे उभरती हुई भाजपा और उसके गठबंधन के सहयोगी दलों ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में लगभग 2/3 का जो आंकड़ा है उसे गठबंधन ने यानी महायुति ने छू लिया है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली है और यही कारण है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अब हम महाराष्ट्र के सीटों के कहीं ना कहीं जो परिणाम आए हैं उसकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन है वह 230 सीटों पर या तो जीत चुकी है या आगे चल रही है। वहीं जो विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो 51 सीटों पर या तो जीत चुकी है या आगे चल रही है। भाजपा ऐतिहासिक रूप से शानदार प्रदर्शन करते हुए 132 सीटों पर या तो आगे चल रही है या जीत चुकी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है, जिसने 54 सीटों पर जीत हासिल की है या बढ़त बनाकर रखी हुई है। अजीत पवार की एनसीपी भी शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही है और वहां अजीत पवार की पार्टी 41 सीटों पर या तो जीत चुकी है या बढ़त बनाकर रखी हुई है। हालांकि हम अगर विपक्षी महाविकास अघाड़ी की बात करें तो यहां 3 जो बड़े दल थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहे हैं और शिवसेना यूबीटी गुट है, यानी कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो सिर्फ 21 सीट जीतने में कामयाब हुई है। शरद पवार की एनसीपी को सिर्फ 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस का भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है और वह 17 सीटों पर या तो आगे चल रही है या जीत चुकी है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने एक और चीज का फैसला कर दिया है, वो है कि बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसका असली सेनापति कौन है और इसका निर्णय जनता ने किया है और जनता ने जो फैसला सुनाया है वो एकनाथ शिंदे के हक में गया है। दूसरी ओर एनसीपी का असली हकदार कौन है, इस पर भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और ये कहीं ना कहीं अजीत पवार को सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो झारखंड की अगर हम बात करें उससे पहले अगर हम आपको बताएं कि महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मंथन शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता जहां देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा तेज कर चुके हैं, इस जीत के हीरो देवेंद्र फडणवीस को बताया जा रहा है, तो वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट से भी अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने के दावे किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये तय नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन होगा या ये भी तय नहीं हुआ था कि जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रहे हैं। वहीं अजीत पवार गुट की ओर से भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। लेकिन अंत में सभी पार्टियों की ओर से यह कहा जा रहा है कि महायुति के नेता आपस में मिल बैठकर ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र की कमान किसे सौंपी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है, अमित शाह की ओर है कि महाराष्ट्र की कमान वे लोग किसे सौंपते हैं। अब हम झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड में तमाम अटकलों कयासों को कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने गलत साबित किया है और इंडिया गठबंधन ने झारखंड में शानदार जीत हासिल की है। अगर झारखंड की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन 55 सीटों पर आगे है या जीत दर्ज कर रही है। इसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन शानदार रहा है, जो लगभग 33 सीटों पर आगे है या जीत चुकी है। दूसरी ओर जो भाजपा है उसे सिर्फ 22 सीटों पर कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक सीट उसके सहयोगियों के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो झारखंड में कांग्रेस का भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है और पार्टी लगभग 16 सीटों पर जीतती हुई या बढ़त बनाकर रखी हुई है।
लेकिन झारखंड में जिस तरीके से भाजपा ने एग्रेसिव प्रचार किया था, जिस तरीके से अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, जिस तरीके से माटी और महिलाओं की बात भाजपा कर रही थी, वो काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया। और कहीं ना कहीं झारखंड में जो जनता है वो हेमंत सोरेन की सरकार पर ही विश्वास जताया है। और झारखंड में बड़ा ऐतिहासिक समय आया है जब लगातार कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब रही है। अब हम आपको उपचुनाव के नतीजों पर भी लेके चलते हैं। चूंकि इस दो अहम राज्यों के चुनावों के साथ कुछ उपचुनाव भी हुए थे, लगभग 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। सबसे पहले 2 लोकसभा सीटों के जो उपचुनाव के परिणाम है वो आपको हम बता रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने जो कांग्रेस से खड़ी हुई थी वायनाड से, वहां से 4,10,000 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रही है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और इस मामले में उन्होंने अपने भाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ से भाजपा को जीत मिली है। ये थे लोकसभा चुनाव के परिणाम। अब हम आपको जो विधानसभा के उपचुनाव थे उसके परिणाम बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नजर उत्तर प्रदेश पर डालते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली है, जबकि भाजपा और उसके गठबंधन के सहयोगी आरएलडी 7 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। भाजपा में जबरदस्त कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है। योगी आदित्यनाथ की जो मेहनत थी वो रंग लाई है और भाजपा उत्तर प्रदेश में कमाल करने में कामयाब हुई है। लेकिन कुकरंदी एक विधानसभा की सीट है जहां पे भाजपा ने जीत कर के कहीं ना कहीं तमाम जो अटकलें और कयास थे उसको गलत साबित कर दिया है, क्योंकि ये सीट मुस्लिम बहुल है। और ऐसे में सवाल बड़ा है कि यहाँ भाजपा कैसे जीती है, और राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर तरह तरह की चर्चा भी कर रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 5 सीटें भाजपा ने जीती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है और 1 आदिवासी पार्टी के खाते में गई है। पंजाब की 4 सीटों की बात करें तो वहां 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और कमाल कर दिया है। ममता बनर्जी के खिलाफ जो कहा जा रहा था कि जो कोलकाता हॉस्पिटल कांड हुआ उसके बाद से उनको लेकर बंगाल में नाराजगी फैल रही है, उसको उनकी पार्टी ने ध्वस्त किया है और उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में गया है। इनमें से केवल 1 सीट जो थी वो इमामगंज की, वो एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार एनडीए ने 4 सीटों पर अपना दबदबा दिखाया है और 4 सीटें एनडीए के गिरफ्त में आ चुकी है। असम में भी एनडीए और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अगर केरल के हम 2 सीटों के उपचुनाव की बात करें तो वहां 1 सीट यूडीएफ को मिली है, जबकि 1 सीट एलडीएफ के खाते में गई है। कर्नाटक में बड़ा कमाल हुआ है और कांग्रेस यहां की 3 सीटों पर उपचुनाव जीतने में कामयाब हुई है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुमारस्वामी के गढ़ में सिंध लगाने का मौका मिल गया है और चिन्नापट्टनम से एसडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर हम गुजरात और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 1-1 सीट पर उपचुनाव हुए थे और दोनों ही उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। एक थी शिवराज सिंह चौहान की बुधनी, वहां से भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक विजयपुर सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।